बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाद सियालकोट में, जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर भी ज़िमनी इंतखाब जीत गई। और इस जीत के बाद अब PTI कह रही है कि हमारा अगला पड़ाव है सिंध, और सिंध में अगली हुकूमत बनाने का दावा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी विफाक में भी हुकूमत है, जिनकी गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत है, KP में भी हुकूमत है उनकी, और आज़ाद कश्मीर में भी। 2 ज़िमनी इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है 13 जो इंतखाबात हुए उनमें से। और ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? डिवाइडेड अपोजिशन को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक माहौल बना लिया था PDM में, और फिर PDM टूट गई, अपोजिशन तकसीम हो गई। तो अब हमें वाज़े तौर पर हुकूमत अपने पाँव मजबूती से जमाती हुई नज़र आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान साहब के इस दावे पे कि अगली हुकूमत PTI की होगी सिंध में, उसके ऊपर उन्होंने अपना खासा सख्त रद्द अमल दिया है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में जो पीपल्स पार्टी है उसको शिकस्त दे सकती है? आज के प्रोग्राम में कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन तकसीम है, नून लीग में 2 मौक़िफ़ सामने आए। जो लोग जो देख रहे थे सियालकोट का इलेक्शन, जो बहुत नज़दीक हैं शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा कि वहाँ पर हमें धांधली के कोई शवाहिद उस तरह से नहीं मिले। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि इलेक्शन के ऊपर बात हो सकती है, सिलेक्शन के ऊपर बात नहीं होती। तो ये 2 मौक़िफ़ क्यों हैं? राना सनाउल्लाह साहब भी धांधली की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे अहम लीडर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो धांधली की बात नहीं कर रहे थे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कन्फ्यूजन कब तक ऐसे ही रहेगा? कब इस कन्फ्यूजन ने दूर होना है? वो 2 लीडर्स जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब, उनका तरीका सियासत कुछ और है, उनका तर्ज सियासत कुछ और है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के सदर हैं, वो खामोश हैं। तो ये सारी सूरत हाल आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे जी। अगस्त के शुरू में ही इमरान खान साहब कराची का दौरा भी कर रहे हैं। वहाँ पर अब आप जानते हैं कि अरबाब गुलाम रहीम साहब जिन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की है, उनको बहुत जल्दी उनका कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया है, और वो काफ़ी मुतहरक भी हैं। तो क्या वाकई सिंध की सियासत में तब्दीलियाँ होने वाली हैं? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बैरहमन तंगी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं, आप सारे इनको फिक्सिट के नाम से भी जानते हैं। आलमगीर बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े एक्टिव मुतहरक रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया दानियाल, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ में सेनेटर साहब आपसे करना चाहूँगी। सिंध में जो भी सूरत हाल रही हो, कराची की नशिस्तें कल बिलावल साहब ने कहा कि बड़ी अहम हैं अगर हमने PTI को शिकस्त देनी है। आपको लगता है कि आपकी जमात ने वहाँ पर वाकई इतना काम किया है? क्योंकि वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब सारे के सारे पीपल्स पार्टी उस तरह से जीतती रही है, और पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट भी है, और वो ये भी दावा करती है कि हमने माजी की निस्बत ज़्यादा मार्जिन से ये नशिस्तें जीती हैं। तो आपको लगता है PTI आपको वाकई वहाँ पे कोई टफ टाइम दे सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, मैं PTI की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं 2018 के इलेक्शन की तरफ जाऊँगा कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कितनी पार्टियाँ थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ KP में या पंजाब में या किसी और सूबे में 18 पार्टी मिल के एक पार्टी के मुकाबला नहीं कर रहे थे। सिर्फ सूबा सिंध में 18 पार्टी मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया, और रिजल्ट आपके सामने है। और अभी जब रिसेंटली जो इलेक्शन हो रहा था ज़िमनी इलेक्शन, तो उसमें भी आपने देखा कि कितने पार्टीज मिल के वो जो जमीयत उलमा इस्लाम PDM का था, GDA का था, और जितने भी पार्टीज थे, मेरे ख्याल में वहाँ PTI का तो कैंडिडेट ही नहीं था। तो जिस कंसिस्टेंसी में, जिस सिंध इलेक्शन में PTI का कैंडिडेट ही ना हो, और फिर वो पार्टी कहें कि मैं सिंध में हुकूमत बनाने जा रहा हूँ, तो ये पॉलिटिकल डिस्कशन भी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं है। लेकिन हर पार्टी के लीडर को ये हक है कि वो ये कहें कि आने वाला इलेक्शन मेरा होगा और आने वाला इलेक्शन मैं जीतूंगा। लेकिन ग्राउंड को देखना चाहिए। चाहे अगर PTI के चेयरमैन इस वक्त अगर इमरान ये समझते हैं कि मैं आने वाला इलेक्शन भी जीत के सिंध में भी हुकूमत बनाऊंगा, तो तंजीला आप निकलें, ग्राउंड पे आप जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी मार्केट में जाएं, आप इंडस्ट्रीज के पास जाएं, छोटे बड़े दुकानदारों के पास जाएं, आप चापी पिरोज के पास जाएं, आप डेली वेजेस के पास जाएं, आप तमाम सेक्टर में आप जाके आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे ज़िमनी इलेक्शन में पूरे मुल्क से
पीटीआई को रिजेक्ट किया गया, तो यही वो सोच है कि पीटीआई को मजीद पूरा कौम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी इमरान को आप हक कह रहे हैं है कि ग्राउंड के ऊपर जो है वो सिचुएशन हो रहा है, लेकिन उनका हक है कि वो ये दावा करे। दानियाल, आपकी जमात में दो मौकफ हमें नजर आए। एक मौकफ जो है वो धांधली की बात कर रहा है, एक तरफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आपकी जमात सोच रही है कि वो धरना देगी इस्लामाबाद में, लेकिन सियालकोट में नून लीग के कुछ लोगों ने कहा कि कोई धांधली के शवाहिद नहीं है, और उन्होंने जीतने वाले लोगों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद भी दी ऑन रिकॉर्ड। क्या कन्फ्यूजन है नून लीग के अंदर और क्यों है ये कन्फ्यूजन? देखें जी, पहले अगर मैं तंजीला आपकी एक चीज़ आंसर करूं कि आपने कराची की यहाँ बात की। देखिए, पाकिस्तान की आवाम उसको वोट देगी जिसने पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म की। पाकिस्तान की आवाम उसको वोट नहीं देगी जिसने इन्फ्लेशन 2% से 12% पे लेगी। पाकिस्तान की आवाम उस बंदे को वोट नहीं देगी जो 4 रुपए 6 रुपए यूनिट से 22-22 रुपए के ओवरनाइट यूनिट्स ले गए हैं। पाकिस्तान की आवाम उसको वोट नहीं देगी जो 100 रुपए के डॉलर को 160 रुपए पे लेके चला गया है। पाकिस्तान की आवाम आटा चीनी चोरों को और उन माफिया को इस दफा वोट नहीं देगी। लेकिन डब्बे से क्या निकलेगा ये तो सेनेटर साहब आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम की पल्स ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम अवामी लोग हैं, उनके अंदर बैठते हैं और अवाम हर चेहरा हर बंदा ये बात करती है। जिस वो छोटा बड़ा घर हो, वो सपोर्ट पीएमएलएन का सपोर्टर हो, वो पीटीआई का सपोर्टर हो, वो आपको सब की तरफ यही आवाज निकलती है, सब की तरफ यही बात आती है। दूसरा आपका सवाल कि हमारी पार्टी का डिवाइड या कोई हमारी पार्टी का कंसेंसस किसी चीज के ऊपर। देखें, यहाँ एक हमेशा ओपिनियन अपना ओपिनियन, हर बंदे को एक राइट है अपना ओपिनियन देने का। हर बंदे को राइट है कि अपने ओपिनियन को वॉइस करने का, और यही इसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक फोर्सेस और पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन वो जो आगे जाके पहुंच के पार्टी उस पर क्या लाइन लेती है और पार्टी का क्या मौकफ है, वो पार्टी का स्पोक्स पर्सन देता है। और हमारे जितने स्पोक्स पर्सन हैं, वो मेरे समेत और जो भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, जब हम किसी टेलीविजन पे बैठते हैं या हम जब हमारे स्पोक्स पर्सन जो और पार्टी से पूछ के अपना बयानिया दे रहे होते हैं, तो पार्टी का बयानिया होता है। और पार्टी का बयानिया ये है और बड़ा क्लियर है। और जो बंदा इलेक्शन पार्टी का क्या बयानिया है? सियालकोट में हुई है धांधली की नहीं हुई? देखें आप आइए आप पाकिस्तान बड़ा क्लियर बयानिया है कि जो 200 वोटें निकल रही हैं एक कैंडिडेट से, जिसके पास 100 वोटों की पर्ची निकली, जिस बंदे के पास से जेब से 100 वोटों की दथी निकली, जहां बारिश होने के बावजूद 56% वोटिंग कास्ट हो रही है, बंदे हैं नहीं, वोटिंग कास्ट हो रही है, तो वहां धांधली नहीं हो रही, तो और क्या हो रहा है? वहां से कोई जिन आके वोट डाल रहे हैं या कोई खलाई मखलूक डाल रही है। तो हमारा काम है इलेक्शन कमीशन को बार बार बावर कराना, उनको पिन पॉइंट करना और उनको दिखाना कि यहाँ ये फ्लॉज हैं। और जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस में फ्लॉज रहेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो अपना धांधली का जो क्लेम है उसको फाइट भी करेगी, उस पर बिलीव भी करेगी और बार बार उस चीज को सामने लेके आएगी। ठीक है, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आगे। जरा मुझे आलमगीर के पास ये बात लेके जाने दीजिए। आलमगीर साहब, 2 इलेक्शन जो है वो पीटीआई जीती ऊपर तले और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप नज़र आते हैं कराची की सूरत हाल को सामने रखते हुए। ये दावा कुछ अरसे से ज़्यादा जोर पकड़ रहा है पीटीआई की तरफ से कि आइंदा सिंध में भी हम हुकूमत बनाएंगे। इस दावे की बुनियादी वजह क्या है? क्या चीज़ ऐसा कॉन्फिडेंस दे रही है पीटीआई को? देखिए, इस दावे की वजह यह है, जैसे मोहतरम साहब ने कहा कि 2018 में ऐसा था, सामने कोई कैंडिडेट नहीं था पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट लड़ने वाला वगैरह वगैरह। तो मैं ज़रा तारीख बताऊं, 2013 में कराची से हमारा 1 MNA था, आज कराची से हमारे 14 MNAs हैं। 2018 में बिलावल भुट्टो साहब खुद लियारी से, कराची जो इनका गढ़ था लियारी, वहां से हार चुके हैं। तो ये इस तकब्बुर में ना रहें कि हमारे मुखालिफ कोई नहीं था। ये इमरान खान एक सीट से शुरू हुआ था, स्ट्रगल करते करते आज मुल्क में हुकूमत है। तो सिंध भी इंशाल्लाह लोग तंग हैं, बेजार हैं, इसके नताइज आपको जल्द नजर आएंगे, जिस तरह कश्मीर में नजर आए। कश्मीर में पहले कोई हमारी हुकूमत नहीं थी, फर्स्ट टाइम हुकूमत बनी है। गिलगित बल्तिस्तान में पहले हुकूमत नहीं थी, फर्स्ट टाइम बनी है। सिंध में भी बनेगी। रही बात, देखें एक चीज समझे, इससे पहले जितने जिमनी इलेक्शन हुए, जहां ये जीत गए वहां इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ हुआ, जहां ये हार गए वहां धांधली हो गई। अच्छा चले, धांधली हो गई
तो जाएं इलेक्शन कमीशन में, हमने तो इनको नहीं रोका। जिस तरह हम 4 ये गए ना, एक इलेक्शन जो डस्का वाला था उसमें ये गए थे, वो वापस ये जीत गए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो क्या डस्का के फैसले में आपको हुकूमत का कोई किरदार नजर आया? क्या डस्का में कोई फेवरेटिज्म नजर आया? वो तो हुकूमत के खिलाफ था। हमारे जो कैंडिडेट ने पिटिशन फाइल की थी उसके टोटली अगेंस्ट फैसला आया। यानी इदारे आजाद हैं। हम तो 4 हल्के खोलने की बात कर रहे थे इनके इदारों से और नहीं खोल के दे रहे थे। ये फर्क है वाजे कि आज इदारे जो है वो इंडिपेंडेंट है। रही बात कि लोग वोट किसको देंगे, तो लोग वोट आपने देख लिया मीनारे पाकिस्तान में पीडीएम का जो जनाजा निकला, लोग नहीं आए, हवा निकल गई उस सारे बुलबुले से। क्योंकि ये अब्बू बचाओ तहरीक कब तक चलेगी? इससे अवाम का सेंटिमेंट नहीं जुड़ा। अवाम को पता है कि ये क्यों निकले, ये नैब से बचने के लिए निकले। और रही बात, लोगों को ये पता है मुल्क से कौन भागा हुआ है, कौन कन्विक्टेड है, कौन फाइनेंस मिनिस्टर था जो मुल्क में नहीं है, कौन प्राइम मिनिस्टर था जो मुल्क में नहीं है। तो लोगों को आप कोई बेवकूफ ना समझे। तो आपको कोई धरने से या लॉन्ग मार्च से या पीडीएम के द्वारा इकट्ठे होने से आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, पीटीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हुए थे ना, इनके पास तो मौलाना साहब का सहारा ले रहे थे कि वो अपने मदरसे की फोर्स ले आएंगे तो फिर शायद कोई अवाम जमा हो जाएगी, फिर शायद कोई मजमा क्रिएट हो जाएगा। वो भी करके देख लिया, क्योंकि इनके साथ अवामी सेंटिमेंट, तासुर, परसेप्शन नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी कल जो गुफ्तगू उन्होंने की है उसमें उन्होंने कल ये भी कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी संजीदा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है और संजीदगी से अपोजिशन कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रास्ते वाज़े तौर पे नज़र आते हैं कि उनमें बहुत फासला आ गया है। बहुत अलग रास्ते तो पहले से ही थे, लेकिन जो कुर्बतें थी वो तकरीबन अब ऐसे ख़त्म हो गई हैं कि शायद वो दोबारा नज़दीक नहीं आएंगे एक दूसरे के। तो इसका कितना फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है इन इलेक्शंस में भी और अदरवाइज सियासी तौर पे, उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और आलमगीर साहब कह रहे हैं कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंट है कि वो सिंध में इनको शिकस्त देंगे, क्योंकि उनके एमएनएस की तादाद कराची में बहुत बढ़ गई है। 2013 और 18 का अगर तकाबुल किया जाए तो दानियाल, जो असल मामला इस वक्त अपोजिशन की तकसीम का नज़र आता है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब अभी आए थे बाहर तो उसके बाद लग रहा था कि वो पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा से राब्ते बहाल हो जाएंगे, शायद वो वापस पीडीएम में भी आ जाएंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो अपोजिशन इतनी तकसीम है, तितर बितर हुई हुई है, आपको लगता है कि इकट्ठे हुए बगैर आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो वाला टफ टाइम नहीं दे सकते जो आपने पीडीएम के आगाज़ में मोमेंटम जो है वो उस पूरी तहरीक ने पकड़ा था? देखिए, मैं अगर एक अपने भाई की एक बात को ज़रा आंसर कर दूं। आलमगीर साहब ने कहा कि ये क्यों नहीं जाते इलेक्शन कमीशन पे, ये क्यों नहीं जाते कि उनको चैलेंज करने। हमने 4 हलकों की बात की थी। तो मैं अपने भाई को ज़रा थोड़ा सी चीज़ रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि हम बीआरटी के केस के ऊपर गए कि उसमें फाइनेंशियल करप्शन है, तो ये 3 साल हाई कोर्ट के स्टे के ऊपर बैठे रहे। आज तीसरा साल है गुलाम सरवर साहब एविएशन मिनिस्टर, उसके अगेंस्ट जो स्टे ऑर्डर पे गया, वो जो गए में है फैसला आया था, उसके ऊपर ये स्टे ऑर्डर पे हैं। शेख रशीद साहब के जो इलेक्शन कमीशन पे जो गया था, चैलेंज किया था मैंने, उसको अभी तक इन्होंने नहीं खोला। और तमाम और वो हल्के, मेरे पास 3 और 4 नाम हैं कि जो अभी तक पेंडिंग में है और इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे हुआ लिया हुआ है। तो देखें ये बात, और करसाद रफीक साहब का हल्का उसमें एक है जो उनकी पीपी का कैंडिडेट था। तो ये बात कुछ और करते हैं और असल में हकीकत में कुछ और करते हैं। और दूसरी जो आपने बात की, देखें ऑपोजिशन और पीडीएम की, तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तमाम पार्टीज अपने गिले शिकवों को, अपने कोई ग्रीवियंसेस को साइड पे करके इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तो ना हम एज ग्रैंड ऑपोजिशन सर्व कर सकते हैं और ना ही हम अवाम के जो वादे थे, जो इन्होंने पीटीआई ने
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किए थे उनको पूरा करवा सकते हैं। तो ये हमारी वक्त की और तमाम चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम उनको सेट असाइड करें। ग्रीवेंसेस जितने लेकिन भी हैं कौन जो करेगा माजी में ये? इश्यूज हो गए, कौन करेगा? देखिए शहबाज ये मरीम नवाज साहब का ग्रुप करेगा, शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप करेगा? ग्रुप तो है, नजर तो आता है कि ग्रुप हैं। देखिए इस पार्टी में नहीं तंजीला, इस बड़ा क्लैरिटी है कि इस पार्टी में एक ही ग्रुप है और वो मियां नवाज शरीफ का ग्रुप है, और उसको उसको वही नजरिया है और वही ग्रुप है। उसको लीड कर रहे हैं पार्टी के प्रेसिडेंट, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और वही फैसला करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसके मुस्बत रिजल्ट्स आएंगे। बैरमन साहब, आपको लगता है पीपल्स पार्टी वापस जो है वो ग्रैंड जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी उसमें शामिल होगी कहीं? आप लोग तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से खुश हैं, आपकी तो सीटें बढ़ गई हैं, नून लीग धरना देने की बात कर रही है, तो अब तो लगता है कि हालात भी दोनों जमातों के लिए मुख्तलिफ हो गए हैं, एक तरह की स्ट्रेटजी पे तो आप लोग चल भी नहीं सकते इकट्ठे। देखिए तंजीला, बात यह है कि अपोजिशन दो किस्म की होती हैं, एक पार्लियामान के अंदर और एक पार्लियामान के बाहर, और हर अपोजिशन में तमाम जमातों के अपना एक मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम और अपनी पॉलिसी होती है। आप देख लें कि पार्लियामान के अंदर ड्यूरिंग द बजट सेशन मेरे ही चेयरमैन ने कहा था शहबाज शरीफ साहब को कि मियाँ साहब, मेरे जितने एमएनएस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने एमएनएस हैं, वो आपके साथ खड़े होंगे और बजट में वो आपके साथ हैं, और वो इसलिए कि मियाँ साहब जो है वो अपोजिशन लीडर है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक जमात है और हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, इसलिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपोजिशन लीडर का रोल जो है, हम अपोजिशन लीडर को मजबूत करते हैं पार्लियामान के अंदर। लेकिन जहां तक पीडीएम की प्लेटफॉर्म का ताल्लुक है, तो हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को प्रेसिडेंट नहीं बनाया था, हमने उनको सरबराह बनाया था ताकि वो तमाम अपोजिशन जमातों को जोड़ लें। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब का जो पॉलिटिकल विजन था, वो पहले दिन से जब तमाम जमातों ने वोट न लेने का फैसला किया, तो मेरे चेयरमैन ने कहा था कि नहीं, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, फॉर द सेक ऑफ दिस पार्लियामान, फॉर द सेक ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन दिस कंट्री, हम वोट लेंगे। और वोट अगर हमने लिया तो अगर अच्छी लेजिस्लेशन, अच्छी कानून साजी मुल्क के लिए, अवाम के लिए आएंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, और अगर अच्छा नहीं किया तो फिर इमरान पूरी दुनिया पाकिस्तान में एक्सपोज हो जाएगा। और ये मेरा पॉलिटिकल विजन था मेरे चेयरमैन का, जो कि आज इमरान पूरे पाकिस्तान में हर सेक्टर में एक्सपोज हो चुका है। पौने 3 साल बाद वो प्राइम मिनिस्टर खड़े होके नहीं, वो तो कह रहा है, वो तो जीत रहे हैं इलेक्शंस, वो तो हुकूमतें बना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सिंध में भी आपको शिकस्त देंगे। मैं इमरान की एक्सपोज की बात करता हूं कि इमरान खड़े होके कहा कि मुझे न मईशत का पता है, न मेरे पास टीम है, न मैंने कोई तैयारी की है, और मैं तैयार नहीं हूं। तो जब पौने 3 साल बाद एक प्राइम मिनिस्टर खड़े होके कह रहे कि मुझे मईशत का पता ही नहीं है, तो ये एक्सपोज नहीं है और क्या है। और साथ साथ जो माफियाज हैं, जो आटा चोर, गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल, वैक्सीनेशन स्कैंडल, मास्क स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, ये मुझे बताएं कि इस माफिया का सरगना कौन है इस वक्त। ठीक है, आलमगीर से जरा मैं पूछना, आलमगीर साहब ये कह रहे हैं पहली मर्तबा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर माफिया का सरगना है, ये आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, बैरमन साहब आपकी बात आ गई, जरा आलमगीर को इस पर रिस्पॉन्ड करने दीजिए। आलमगीर, आप कह रहे हैं हम तो, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, हवाम में हमें ज़राई मिल रही है, माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बैरमन साहब कह रहे हैं जी कि बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, किसी सेक्टर में काम नहीं किया। दानियाल साहब कह रहे हैं कि कहीं भी परफॉर्मेंस है ही नहीं। तो कैसे, क्या सुने हुकूमत? जाहिर है अवाम महंगाई का गिला तो करती है, लेकिन आप लोग साथ साथ कामयाबियां भी समेट रहे हैं। देखिए, रिजल्ट्स बोलते हैं, ये जितना बोलते हैं, लेकिन रिजल्ट्स कुछ और हैं, हकाइक कुछ और हैं। ये सिंध की बात अगर करें, मुझे बताएं ना, ये क्या लेकर जाएंगे इलेक्शंस में? ये क्या बताएंगे कि पिछले 15 साल से हमने 3 हुकूमतें गुजारी, हमारा वजीर आला था, मरकज में भी एक बार हमारी गवर्नमेंट थी, हमने क्या दिया सिंध को? तालीम का आप देखें, जनाजा निकाल दिया है। 100 अरब से ऊपर का इनका बजट है तालीम का। आप देखें 60,000 गोश्त मुलाजमीन है, 6,000 स्कूल बंद हो गए सिंध में। सेहत का इन्होंने जनाजा निकाल दिया, या उसका भी 100 अरब से ऊपर बजट है। बल्दियाती हालात सिंध के इन्होंने पिछले 14 साल में TFC अवार्ड नहीं दिया सिंध में। इन्होंने ये NFC का तो बड़ा डिंडोरा पीटते कि NFC अवार्ड दिया जाए। पिछले आइन की रूम है कि PFC देना है अजला को, वो नहीं दिया इन्होंने।
कराची का मेयर 5 साल रोता रहा कि मुझे मेरे फंड्स दिए जाएं, मुझे मेरे इदारे दिए जाएं जहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। वो नहीं किया इन्होंने। कराची को इन्होंने कचरा कुंडी बना दिया। यहाँ नाले बह रहे हैं, सीवरेज का प्रॉब्लम है, पानी की किल्लत है। ये लेकर क्या जाएंगे अवाम को? किस मुंह से जाएंगे ये पब्लिक में जब ये इलेक्शन में जाएंगे? तो यही चीजें इनको समझना चाहिए। अच्छा, फिर जब कोई सवाल करता तो मुकदमे बनाते, तशद्दुद करते, और वही उज़ैर बलोच वाली सियासत वो शुरू हो जाती। इन्हीं वजूहात की वजह से बिलावल भुट्टो को रिजेक्ट किया लिया। ये तो कहते हैं कि हमारे ऊपर आप लोग फिर नैब के रेफरेंसेस खोल देते हैं, फिर नैब की तरफ से बुलावा आ जाता है। अभी मिफ्ता के लिए एक और रेफरेंस आप लोगों ने मंजूर करवा दिया। मैं अपने ऊपर 2 मुकदमे भुगत रहा हूँ कराची में। अच्छा, और जुर्म क्या है? एहतजाज। ठीक हो गया जी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मालम जब्बा केस जिसका बहुत चर्चा था, जिसके ऊपर नैब के चेयरमैन ने भी बड़े बड़े दावे किए थे, अब वो अचानक उन्हें ख्याल आया है कि वो तो है ही नहीं, वो तो बनता ही नहीं था केस। वो जो उसका बुनियादी नुक्ता था, जिसकी बुनियाद पे उस केस पे इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ था, वो बुनियादी नुक्ता ही वो कह रहे हैं गलत था। कुछ ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। और पीपल्स पार्टी कह रही है कि नैब के रेफरेंसेस जैसे ही हुकूमत को सियासी दबाव डालना होता है, दोबारा वो खोलना शुरू हो जाते हैं। और विफाक और सूबा सिंध कोरोना के इशू के ऊपर भी दोबारा से यूँ लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत उनमें तनाज़ा पैदा हो रहा है, क्योंकि कल से सिंध लॉकडाउन करना चाहता है और वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पे विज़िट करना जाना चाह रहे हैं, उनका प्लान है। तो ब्रेक के बाद कुछ इन पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और आलमगीर साहब, सबसे पहले तो ये जो एक तासुर है, बार बार ज़ाहिर अपोजिशन जमातें कहती हैं कि आप लोग नैब को इस्तेमाल करते हैं। नैब ने अभी फिर मिफ्ता इस्माइल जो नून लीग के रहनुमा, उनके लिए भी एक रेफरेंस की मंजूरी दी है। फिर मालम जब्बा केस के ऊपर और BRT का भी जिक्र हुआ था, दानियाल साहब कर रहे थे, वहाँ पे भी उस तरह से वो रवैया नहीं या वो एफिशिएंसी नैब की नज़र नहीं आती इन केसेस में, जैसे नून लीग या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ नैब बड़ी मुतहरक होती है। तो आपको लगता है कि ये तासुर गलत है या वाकई कोई थोड़ा बहुत बायस है हुकूमत की तरफ नैब का? क्योंकि नैब से तब आप लोग भी नाराज़ हैं थोड़े थोड़े। एक तो बात ये कि नैब के अपने स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, वो ही अपने इदारे के दिफा में बात करेंगे। मुझे उनकी चीज़ों का ज़्यादा मालूम भी नहीं और मैं उस पर कॉमेंट भी नहीं करना चाहता। लेकिन देखें, ये वाहिद हुकूमत है जिनके अपने वज़रा जेल जा चुके। पंजाब में अलीम खान पे मुकदमा दर्ज हुआ, पंजाब में सिफ्तैन खान पे मुकदमा दर्ज हुआ। ये वाहिद हुकूमत है कि प्राइम मिनिस्टर के अपने दोस्त जहांगीर तरीन, उन पे इल्ज़ाम लगता तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू हो जाती। ये इससे पहले कभी आपने देखा? इससे पहले कभी ऐसी कोई मिसाल मौजूद है? यहाँ तो दोस्तों को नवाजा जाता था। ओमनी ग्रुप को आप देखें, अरबों रुपए के उनको सिंध में नवाजा गया। इसके अलावा ये बाकी जो इनके दोस्त थे हुकूमतों में, हुकूमतों से फायदा उठाते थे। मकसद सिर्फ ये है कि इदारे आज आजाद हैं, इदारों पर कोई दबाव नहीं है। रही बात, वो बिलावल साहब तो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर पे क्रिटिसाइज करता हूं तो नैब वाले मुझे नोटिस भेजना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्यों कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि इस नैब से मैं मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि अगर ये नैब मेरे मुताबिक चलती तो 30 मुजरिम नहीं 300 मुजरिम जेल में होते थे। ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो मैं नैब के दिफा में तो कुछ नहीं कह सकता। वो अपना स्टेटमेंट, अपना दिफा वो खुद करेंगे। उनके स्पोक्स पर्सन अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ जो अभी तक चीजें रही वो आपसे शेयर की। ठीक हो गया। बैरमन साहब, सिंध और विफाक बार बार कुछ कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत खींचातानी, अभी सिंध ने लॉकडाउन का फैसला किया है और विफाक ने मुखालफत की है। क्यों ऐसा क्यों है इस इतने आम इशू के ऊपर? देखिए तंजीला, मेरे भाई ने थोड़ा सा, मैं 1 मिनट अगर आप मुझे देते हैं तो मैं बात करता हूँ। देखिए, मेरे भाई ने कहा कि ये कौन सी वो चीज़ है जो आवाम के पास लेके जाएंगे। तो मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि OSOPs, ओ इशूज़, ओ पॉइंट जो आज पूरे मुल्क से गरीब आवाम सिंध आते हैं और वहाँ पर उनके फ्री ऑफ कास्ट इलाज होते हैं। इसने कहा कि हेल्थ सेक्टर को तबाह किया, तो हेल्थ सेक्टर तबाह हो चुका है बिल्कुल, लेकिन वो KP में जो कि 10 रुपए की पर्ची आज 200 रुपए पे लोग खरीदते हैं।
और वहां पर हेल्थ सेक्टर को तबाह किया। लेकिन 8 साल से मुझे ये भाई बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटियों, कितने कॉलेजेस और कितने हॉस्पिटल बन गए हैं। आज तक एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज, एक अस्पताल नहीं बनी है। और अगर ये बंद है तो ये मुझे बताएं, मैं दोबारा भी उनके साथ प्रोग्राम करता हूं, आप केपी की किसी से इंफॉर्मेशन ले लें। और मैं आपके सिंध के बारे में बताना चाहता हूं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। छोटे छोटे गांव में ऐसे हॉस्पिटल बनाए हैं कि वहां पर ऐसे ऑपरेशन होते हैं कि पूरी पाकिस्तान से लोग जाते हैं, वहां 10-15 लाख रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। आज मुझे ये एहसास है और मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, जैसे 2018 में 18 पार्टी मिलकर पीपल्स पार्टी ने उसकी जमानत जब्त करवा दी, इसी तरह 2023 में भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान में भी पीटीआई का हम जमानत जब्त करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं आलमगीर से इसका जवाब लूंगी क्योंकि वो कराची में है, वो सिंध की सूरत हाल को ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन पहले मैं दानियाल से पूछ लूं, दानियाल, आपकी जमात धरना देने की बात कर रही है, आप लोग अकेले धरना देना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जो धांधली हुई उसके खिलाफ, या आप लोग बाकी अपोजिशन की जमातों को भी उस धरने में दावत देंगे? धरने का फैसला हो गया है या अभी जमात उस पर भी थोड़ी सी कंफ्यूज है कि देना चाहिए धरना या नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं हमारी जो भी इंटरनल बात होती है वो तो उसमें ना कोई कन्फ्यूजन होती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का भी जो फैसला होता है वो शहबाज साहब का फैसला होता है, पार्टी प्रेसिडेंट का, और पार्टी के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके सारों का मिलकर मशावरती। तो फिलहाल देखें, हम जहाँ तक एजुटेशन, हम कोर्ट, लीगल बैटल्स जो हम वो फाइट करेंगे। धरने का जो फैसला होगा या आगे भी होगा वो तमाम अपोजिशन की जमातों ने इकट्ठा फैसला करना है, और जब तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठा फैसला करेंगी तो इंशाल्लाह उसको धरने को देंगे भी और सारे इकट्ठे साथ बैठेंगे और इकट्ठे साथ चलेंगे भी। देखिए, यहाँ फिर बात हुई आती है कि वो इसकी जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज ये है कि जो मेलाफाइडी इनकी इंटेंट है वो महंगाई के खिलाफ हो, वो इलेक्शंस में हो, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये क्या नाम है, ना ये वोटर्स की पल्स जानती है, ना ये वोटर्स को समझती है, ये ना कह ये रही है समझ 2023 में इसके क्लीन खिलाफ। स्वीप करेंगे, पंजाब भी, सिंध भी, आप कह रहे हैं इनको पता ही नहीं है वोटर्स का। वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दाम निकले, बड़े बड़े निकले अरमा हमारे फिर भी काम निकले। ये इनके निकलते रहे, कहते रहे जी। देखें, इन्होंने जो मुल्क का हाल किया है, जो पाकिस्तान का हाल किया है, और अगर इनको सिलेक्टर्स ने फिर ला के बैठा दिया तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो इकोनॉमी जहां आज पहुंची है, इससे तबाही निकल जाएगी। हमारी स्टॉक मार्केट से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर से लेकर कोई सेक्टर को उठाएं, महंगाई, अभी तो वो सारे पाकिस्तान सेक्टर का इनसे राजी हैं। अभी तो हर तबाही महंगाई निकाला के हुआ है। इशारियों के तो आगे अलावा भी तो हर आगे चीज इनकी बेहतर हो रही है, शरह नमू बढ़ रही है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब क्या, अब तो सब अच्छा लग रहा है पीटीआई के कौन साथ। सा, मुझे आप पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपने कोई डिनोमिनेटर देखना है, मार्केट की ग्रोथ देखनी है तो आप ग्रोथ से डिटरमिन करते हैं। ये पहली हुकूमत है कि जो अपने नलायकियों को अपने पिछले एडवार से कंपैरिजन करती है। हम टैक्स कलेक्शन को अपने टैक्स कलेक्शन से कंपैरिजन करती है। हम कहते हैं भाई, हम तुम्हें 4,000 अरब टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए थे, 3 साल बाद आज तुम वो हदफ मीट कर रहे हो। हम ग्रोथ 5.9, 5.9, 5.10 पे छोड़ के गए, 5.8 पे छोड़ के गए। इन्होंने आज तक वो ग्रोथ टारगेट्स मीट नहीं किए। इन्फ्लेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट है, उनको आज पुराने टारगेट्स को ये मीट नहीं कर सके। ठीक है, तो ये पहली हुकूमत है जो अपने पहले 2 साल की नलायकियों को अपने तीसरे साल की नलायकी से कंपेयर आलमगीर, करती आपने है दोनों का और फिर जवाब तालियां देना बजाते हैं और मुक्के दिखाते हैं, कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा ठीक है। परफॉर्म अच्छा किया। आलमगीर, आपने दोनों का जवाब देना, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि ये कोरोना के इशू के ऊपर पहले भी जब ये मसला शुरू हुआ था, जब ये वबा आई थी, तब भी सिंध और विफाक में इस पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। अभी वहाँ की सूबाई हुकूमत लॉकडाउन लगाना चाह रही है, विफाक को क्या एतराज़ होता है या वफाक को क्यों कंसर्न होता है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए? वहाँ की हुकूमत ज़ाहिर वहाँ के हालात को देख रही है, वहाँ के महकमा सेहत से, वहाँ के तमाम स्टेक होल्डर से उन्होंने मीटिंग की है, तो क्यों ये कंसर्न बार बार सामने आता है? कोई पॉलिटिकल रीज़न है या वाकई कुछ जेन्युइन इश्यूज़ हैं? और देखिए, नंबर 1 पहले तो एक ग्रोथ की बात करते हैं। ये बड़ा आसान है ग्रोथ रेट का फिगर बता देना। ये नहीं बताते बैकग्राउंड के कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ थी। ये नहीं बताते कि वो जो डॉलर मार्केट में फेंका, लोगों की कंजम्पशन बढ़ाई, उस बुनियाद पे ग्रोथ रेट थी और इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बड़ा आसान था।
क्यों हम पहले हुकूमत के मरहले में हम जो है वो दिवालिया की तरफ चले गए। इनकी बनाई हुई 8 से 9,000 अरब रुपया इन्होंने मार्केट में फेंका। उसकी वजह से आप ये नहीं बता रहे कि इंपोर्ट्स कहाँ खड़ी थी, आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ खड़ी थी। ग्रोथ क्या इंपोर्ट ओरिएंटेड होती, क्या कंजम्पशन ओरिएंटेड होती, ये लोगों को मिसगाइड करते। दूसरी चीज ये जो तंगी साहब ने कहा, ये फैसला मेरा ख्याल है, मैं अगर कोई सिंध का नौजवान सुन रहा होगा इनकी ये बात कि सिंध में जो है वो सेहत और तालीम में कोई बहुत कमाल हो गया, तो वो पेट पकड़ के हंस रहा होगा इनकी इस बात पे, क्योंकि ये हकाइक से बहुत दूर है, क्योंकि ये बिल्कुल हकाइक के बरअक्स है। ऐसा कहीं नहीं है। बहुत इन्होंने अस्पतालों को गाय बकरियों भैंसों का तबेला बनाया हुआ है बदकिस्मती से। जाएं इंटीरियर सिंध के स्कूल जाके देखें, वडेरों की बैठकें बनी हुई है वहां पे जो है जानवर बांधे हुए हैं, उनको पाला जा रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं, ये शायद सिंध आए नहीं है या तो अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और रही बात कराची की, ओ यार कराची आओ तो सही, क्या ये कराची वालों से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये सड़कें सारी तबाह, सीवरेज सिस्टम तबाह, नाले तबाह, और एक बेहतर कराची दिया था आपको, आपने तबाह किया। आपने वसाइल अपने काबू में रखे, आपने वसाइल अपने पास रखे। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, आप देखें अकाउंटेंट जनरल की उन्होंने रिपोर्ट शाये की 1,000 अरब की इरेगुलरिटीज है सिंध में, ये मैं नहीं कह रहा। और इसी के साथ आप देखें कि वो जो सेनेट की खरीदो फरोख्त हो रही थी, उसमें क्या कहता है इनका वजीर कि 10 अरब रुपए आपको देंगे तरक्याती फंड की मद में, 5 आप रख लेना, 5 लगा देना। ये इनका माइंडसेट है। ये लोगों के टैक्स के पैसों पर खरीदो फरोख्त करते, अपने जाती अखराजात निकालते, इसीलिए अवाम पे पैसा नहीं लगता और सिंध इसीलिए इतना पसमानदगी की तरफ चले गया। रही बात आखिर में कोरोना के ऊपर, देखें हमारा ये पहले दिन से ये एक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि गरीब तबके का जो नौकरी पेशा तबका है, जो मजदूर पेशा तबका है, वो लॉकडाउन से मुतासिर होता है। और इसीलिए हमने स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि आप बजाय इसके कि सब पर लागू कर दें, क्योंकि कोरोना का अभी आपको ना अंजाम नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये कहाँ जाके रुकेगा। आपने इसके साथ जीना है, आपने इसके साथ रहना है। तो जरूरी है कि आपने लोगों की जरिया माश ना खराब करें। मैं एक चीज बताना भूल गया कि बिलावल भुट्टो साहब दिर से भी इलेक्शन हारे थे, वो सिर्फ लियारी से नहीं हारे थे, दिर से मलकंड से। ठीक हो गया, मलकंड से। ओके ठीक हो गया जी। आलमगीर खान साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर बैरहमान तंगी साहब, दानियाल चौधरी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी, सियासी सूरत हाल इस वक्त सारी जमातें अपने अपने महाज़ों पे अलग अलग सियासत कर रही हैं, बिलखुसूस अगर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की बात करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनन इसका फ़ायदा हुआ है, और जो अभी उनकी हालिया जीत है उससे भी उनका एतमाद बहुत बड़ा है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।